हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि पीएमएवाई यू 2.0 का जो उद्देश्य है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का जो उद्देश्य है, वह 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये बात सही है। फिर है कि यह 4 चरणों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में काफी किफायती आवास की आवश्यकता को पूरा करती है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, नेफ्रीथ्रोमाइसिन के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आइए से पढ़ते हैं। लिखा है कि यह भारत में विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है जिसका उद्देश्य रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटना है। फिर है दूसरा स्टेटमेंट, क्या कह रहा है कि इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट दिए रहते हैं, इसमें इंस्टीट्यूट जो दिए रहते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, वो रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला तो हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए कि इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो जो नेफ्रीथ्रोमाइसिस है उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित नहीं किया गया था, बल्कि इसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से विकसित किया गया था। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स किसने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा प्रसार भारती ने। किसने? प्रसार भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए इसे पढ़ते हैं। लिखा है कि भारत को विश्व स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है कि आयातित जीवाश्म ईंधन और फीड स्टॉक पर निर्भरता को कम करना है। ये भी सही है। वर्ष 2050 तक हाइड्रोजन चालित वाहनों के लिए घरेलू बाजार विकसित करना है। ये बात जो है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जो इसका लक्ष्य है ना, वो 2025, सॉरी ये 2025 लिखा है मैंने, इसको 50 बोलते हैं। 2025 तक ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा मंत्रालय संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 का आयोजन करता है। तो 4.0 का आयोजन कौन करता है बताइए। बिल्कुल सही, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से वीर गाथा 4.0 की शुरुआत करते हैं। और देखिए, पहली बात तो ये कि जो वीर गाथा 4.0 है, बेसिकली वो क्यों शुरू किया गया था। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में इसे शुरू किया गया था। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वीर गाथा 4.0 का, उसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं की प्रेरक कहानियों का प्रसार करना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला लिखा हुआ है मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर जल वाष्प। उपर्युक्त में से कौन सी गैसें प्रबल ग्रीन हाउस गैसें मानी जाती है। तो याद रखिए, इनमें से प्रबल ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, यानी तीनों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बताइए, कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण योगदान देती है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में। तो याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन का दहन भी देती है, निर्वनीकरण भी देती है, सीमेंट उत्पादन भी देती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि यह विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर एक क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र विकसित देशों को विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देता है। ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्योटो प्रोटोकॉल आया कब। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में आया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 2005 से। और लिखा है कि विकसित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य लागू करने वाला यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संधि था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है।
तो ये हमें याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर पहला लिखा हुआ है और इस तरह के स्टेटमेंट को एज इट इज़ याद करना पड़ता है क्योंकि बहुत से लोग पहला देख के लगता है उनको कि नहीं, दूसरा भी तो हो सकता है, तीसरा भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि पहला होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हम मतलब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और डाउट में ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। लेकिन वही है, जिस स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ अगर पहला होता है तो उसको एज इट इज़ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जाम में रॉन्ग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र का निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण हुआ है? तो इस चीज को याद रखिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्बन सिंक की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो याद रखिए, कार्बन सिंक की व्याख्या कौन करता है? एक प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और संग्रहित करता है, यह होता है कार्बन सिंक। देखिए, 2 स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं जलवायु बल के संदर्भ में कि जलवायु बल जो होता है वो सकारात्मक जलवायु बल पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि का कारण बनता है, ये बात सही है। एरोसोल सूर्य की किरणों की पृथ्वी की सतह से परावर्तित करके जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसकी स्थापना पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रति कार्यवाही हेतु विकासशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। तो याद रखिए, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो पेरिस समझौते, जो कि कब हुआ था, 2021 में हुआ था पेरिस समझौता। ठीक है, इसमें नहीं किया गया था, बल्कि पेरिस समझौता जो है वो, हाँ, पेरिस समझौता 2021 में किया गया था। लेकिन जबकि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, हाँ, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। चलिए इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड वाले क्वेश्चन को कर रहे थे हम लोग शायद। देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की जो स्थापना है वो पेरिस समझौते के अंतर्गत नहीं की गई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया किसके तहत की गई थी। तो 2010 में मैक्सिको के कैनकन में आयोजित एक जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था, यानी कि COP 16 में। COP 16 में देखिए, COP 16 में क्या हो रहा था कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना जो है वो COP 16 में हुई थी, मैंने आपको बताया। ठीक है, जो कि मैक्सिको में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ हुआ था, COP 16 मैक्सिको में हुआ था, ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, लिखा है कि यह अनुकूलन और शमन प्रथाओं पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन BSE ग्रीनैक्स सूचकांक का उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब BSE ग्रीनैक्स सूचकांक का उद्देश्य क्या है, यह पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन और बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रखना। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन कौन से सुमेलित है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर प्रौद्योगिकी तंत्र दिया हुआ है और यहाँ पर उद्देश्य दिए हुए हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, REDD प्लस। ठीक है, रेड प्लस बोल सकते हैं। रेड प्लस का जो अर्थ है याद रखिएगा, वह है निर्वनीकरण और वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन में कमी करना, इसका जो मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर देखिए, लिखा फेम योजना। फेम योजना इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर है पैट योजना। पैट योजना के तहत क्या होता है कि प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना बेसिकली एक बाजार आधारित तंत्र योजना होता है और इसका बेसिकली जो उद्देश्य होता है वो ऊर्जा गहन क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। ठीक है, यानी कि ये अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, याद रखिएगा। नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए ये चीज नहीं है, ये चीज है ऊर्जा गहन क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, जिससे कि ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र मिलता है लोगों को। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यह नहीं है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2।
अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 3 स्टेटमेंट दिए हुए, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, अंतर सौर गठबंधन का, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर है सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं, ये भी सही है। अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो ये कथन सही नहीं है क्योंकि पराग्वे बना है। पराग्वे जो है वो 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आर्मेनिया जो है वो 104था कंट्री है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा थर्ड अगर हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं तीनों ऑप्शन में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यूएनएफसीसी साझा किंतु विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को मान्यता देती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पेरिस समझौते को वर्ष 2015 में यूएनएफसीसी ढांचे के अंतर्गत कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के रूप में अपनाया गया था। देखिए पहली बात तो ये ऊपर मैंने शायद इसको COP21 बताया था, COP21 ये पेरिस समझौते को, तो ये बात बिल्कुल सही है COP21, लेकिन ये COP21 की जगह यदि मैंने 2021 में लिखा दिया था तो ये गलत है क्योंकि ये COP21 है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि हुआ था 2015 में, ये भी आपको याद रखना है। COP21 हुआ था 2015 में, पेरिस समझौता जिसे कहते हैं, ठीक है, और यह बाध्यकारी संधि के रूप में अपनाया गया था, ये बात भी सही है। लेकिन इसमें एक शर्त थी कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सभी यूएनएफसीसी सदस्य देशों को ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन के लिए निम्न करना आवश्यक था। तो सभी सदस्य देशों को नहीं, केवल विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को निम्न करना आवश्यक था, ठीक है, विकासशील देशों को इसमें कुछ छूट दी गई थी, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के बारे में क्वेश्चन है। लिखा है आईपीसीसी की स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा कौन कौन से 2 संगठन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। फिर देखिए यह जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपना स्वयं का अनुसंधान करता है, ये गलत है, अपना स्वयं का अनुसंधान आईपीसीसी नहीं करता है। फिर आईपीसीसी रिपोर्टों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता के लिए वैज्ञानिक आधार के रूप में किया जाता है, ये सही है, यानी 1 और 3। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो याद रखिएगा कब की गई थी, पेरिस क्लाइमेट डील में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कब हुआ था पेरिस क्लाइमेट डील, तो याद रखिएगा 2015 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पेरिस समझौते के तहत वैश्विक स्टॉक टैक के बारे में 3 स्टेटमेंट है और बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि यह पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करने की एक प्रक्रिया है, तो ये सही है। फिर है पहला वैश्विक स्टॉक टेक वर्ष 2023 में COP28 में संपन्न हुआ था, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट कि पहला वैश्विक स्टॉक टेक जो है वो COP28 में हुआ था, बिल्कुल सही है। फिर है इसमें यह अनिवार्य किया गया कि हर वर्ष मतलब कि देश जो है वो हर वर्ष अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को संशोधित करेगा, तो नहीं, हर वर्ष का नहीं था बल्कि हर 5 वर्ष में था ये, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन प्रतिवर्ष उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है, PCS हो गया, UPSC हो गया, सारे एग्जाम में। तो याद रखिएगा यूनेप जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यह जारी करता है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि कोर क्षेत्र जो है वो पूर्णतः अप्रभावित पूर्ण रूप से संरक्षित होता है, बिल्कुल सही। मानवीय गतिविधि की अनुमति केवल बफर जोन में मिलती है, ऐसा नहीं है, बफर जोन के साथ साथ संक्रमण जोन भी एक होता है, वहां पर भी मिलती है, याद रखिएगा। केवल कहाँ नहीं मिलती है, तो कोर क्षेत्र में नहीं मिलती है, ठीक है। देखिए इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कोर जोन हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखते हैं कोर।
और फिर उसके बाद हमारा कौन सा जोन हो जाएगा, कोर जोन के बाद बफर जोन हो जाएगा। बफर जोन के बाद हमारा हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, ठीक है, ट्रांजिशन जोन। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ना, ये जगह यहाँ बिल्कुल भी अनुमति नहीं है और इन दोनों जगह पे अनुमति है। फिर देखिए, यानी कि ये जो केवल लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, संक्रमण क्षेत्रों में बस्तियां, कृषि और आर्थिक उपयोग शामिल है, तो ये बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 1 और 3। फिर देखिए, एनजीटी के क्षेत्राधिकार में आने वाले पर्यावरण कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, फिर लिखा हुआ है जैव विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। उपर्युक्त में से कौन से कानून एनजीटी के क्षेत्राधिकार में है? तो याद रखिए, एनजीटी के क्षेत्राधिकार में कौन से कानून है? तो 1, 2 और 3, ठीक है। ये एनजीटी के क्षेत्राधिकार में वन्य जीव संरक्षण नहीं आता है, ठीक है। एनजीटी के क्षेत्राधिकार में जल, जैव प्रदूषण और वन प्रदूषण ये सारी चीज आते हैं, ठीक है। वन्य जीव नहीं आते हैं। कौन नहीं आता है? वन्य जीव नहीं आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में क्वेश्चन है। लिखा है कि इसमें गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन का आदेश दिया गया है, ये सही है। फिर है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान अभिगमन को नियंत्रित करता है, ये बात भी सही है। विदेशी कंपनियां जो होती है एनबीए यानी कि जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना भारतीय जैव संसाधनों का अभिगम बना सकती है, बशर्ते संसाधन जैव वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए हो। ये बात गलत है। देखिए, विदेशी कंपनियां हो या कोई भी हो, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता ये काम, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि कॉमन सेंस भी अगर लगाते तो थर्ड को एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर ए हम आंसर ला सकते थे इजीली। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्यों की तुलना में अधिक संरक्षण प्रदान करते हैं, तो ये बात क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों दोनों में पशुचारण सख्त प्रतिबंधित है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है राष्ट्रीय उद्यानों में पशुचारण की अनुमति नहीं है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में पशुचारण की अनुमति है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगेन हमारा क्वेश्चन देखिए, रामसर कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यह मानवीय गतिविधि या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी में परिवर्तन का सामना कर रहे आर्द्र भूमियों की सूची है, बिल्कुल सही। ओडिशा में चिल्का झील के पुनर्भरण प्रयासों के पश्चात मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से इसे हटा दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है, याद रखिएगा कि भारत के सभी रामसर साइट स्थल जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, तो ये बात गलत है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि जो बहुत ही गंभीर रूप से पारिस्थितिकी असंतुलन का सामना करती है, उसी तरह की हेरिटेज साइट को क्या किया जाता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है, सभी को नहीं किया जाता, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ऑल लिखा हुआ है ये बहुत ही एक्सट्रीम है, ये तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ये रॉन्ग ही होता है। और कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या सभी रामसर साइट स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने रामसर साइट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी 4 नए रामसर साइट शामिल हुए हैं ना, कितने हुए हैं बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर देखिए, यानी कि ये वाला सही है, ये भी हमारा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रचलन को विनियमित करने और प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर लिखा है कि इसमें उद्योगों को बंद करने या विनियमित करने के निर्देश जारी करने से पहले लोक अदालतों से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। देखिए, थोड़ा भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ, लोक अदालत कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, मतलब ये तो पक्का रॉन्ग होगा, क्योंकि देखिए इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, सिविल न्यायालय से अनुमति ली जाती है। कौन से न्यायालय से? सिविल न्यायालय से। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है।
देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि संशोधन में कुछ श्रेणियों की भूमि को गैर वन्य उपयोग के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर देखिए, संशोधन में विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि देने से पहले ग्राम सभाओं की सहमति लेना अनिवार्य किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि याद रखिएगा कि इस तरह के जो संशोधन है उसके लिए ग्राम सभाओं की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं किया गया है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस अधिनियम में संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए 6 अनुसूचियां का प्रावधान है। फिर है अधिनियम में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में वन्यजीव सलाहकार बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान है। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में वन्यजीव सलाहकार बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए कि यह विधेयक केंद्र सरकार को अनुसूची 5 के अंतर्गत कुछ प्रजातियों को वर्मीन जीव जंतु घोषित करने का अधिकार देता है। ये भी सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तीनों ही क्या है? सही है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पे, ये क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। देखिए, लिखा है कि यह लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के साथ भारत के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही। फिर लिखा है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को अपराधियों पर सीधे दंड लगाने का प्रावधान है। तो सीधे दंड लगाने का इसे प्रावधान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, यहाँ पर झील एवं उनकी विशेषताएं दी हुई है और पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। देखिए, वुलर झील। याद रखिएगा, वुलर झील जो है वो एक अलवणीय झील है। कौन सी झील है? अलवणीय झील। और याद रखिएगा कि यह सिंधु नदी के द्वारा नहीं बल्कि झेलम नदी के द्वारा बनाई गई। कौन सी नदी के द्वारा? झेलम नदी के द्वारा। यदि आपको याद ना हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए, चिल्का झील। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा लवण जल का लैगून है। याद रखिएगा इस चीज को। तो ये बात बिल्कुल सही है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। फिर देखिए, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। याद रखिएगा। और यह फुमडी के लिए जाना जाता है। फुमडी क्या होता है? देखिए, उस झील में एक तैरती हुई एक वनस्पति मृदा जैसे होती है, बेसिकली उसे बोलते हैं फुमडी। ठीक है, याद रखिएगा। यह भी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी अलवण झील है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है राष्ट्रीय वन नीति 1998 के बारे में बात है। लिखा है नीति में यह अनिवार्य किया गया है कि देश का कम से कम 50% भौगोलिक क्षेत्र वन या वृक्ष से आच्छादित होना चाहिए। तो ये गलत है। देखिए, क्यों गलत है? क्योंकि सरकार ने बोला है देश का 1/3 यानी कि बेसिकली 33% जो है वह भौगोलिक क्षेत्र जो है वो वन से आच्छादित होना चाहिए। फिर लिखा है यह वनों के व्यवसाय दोहन की तुलना में पारिस्थितिकी स्थिरता को प्राथमिकता देती है। तो याद रखिएगा ये चीज बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा गलत है। फिर देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना के बारे में 3 स्टेटमेंट है और बताना है तीनों में से कौन सा सही है। तो आइए तीनों को एक एक करके एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है यह जैव विविधता सम्मेलन के तहत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है। सही है। इसमें तटीय सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर वन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर बल दिया गया है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि तटीय सागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों को बाहर नहीं करता है बल्कि उन्हें शामिल भी करता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि तटीय और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर नहीं, शामिल करके। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर लिखा है इसमें जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका को शामिल किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि आप कॉमन सेंस लगाते तो इसको आप गलत कर देते। ठीक है, यानी कि 1 और 3 जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, देखिए यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। बिल्कुल सही। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण समस्त भारत में चिड़ियाघरों की मान्यता एवं निगरानी के लिए उत्तरदायी है। ये सही है। फिर यह चिड़ियाघरों के मध्य वन्य जीवों के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है, लेकिन
संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों में स्वयं को शामिल नहीं करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में भी स्वयं को शामिल करता है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये दोनों हमारा राइट हो जाएगा। देखिए फिर है आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 के तहत 3 स्टेटमेंट है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि ये नियम आर्द्र भूमि को गैर आर्द्र भूमि उपयोगों के लिए परिवर्तित करने पर रोक लगाते हैं, ये सही है। इन नियमों के अंतर्गत भारत की सभी आर्द्र भूमियां संरक्षित हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस एक अधिनियम के तहत भारत की सारी आर्द्र भूमियां संरक्षित हो जाएं। तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिसमें 2 है वो गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी अपने आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का घटक नहीं है? तो याद रखिएगा कौन नहीं है, बताइए। सी, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रही स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी स्काउ परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि बेसिकली क्या हो जाता है, मतलब जो स्काउ है वो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे संवेदनशील रेडियो दूरबीन के निर्माण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। और यह परियोजना बेसिकली 2 घटकों में विभाजित है, पहला ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना स्काउ ऑब्जर्वेटरी का, उसका उद्देश्य है कि खगोल भौतिकी घटनाओं को हमारी समझ से, मतलब हमारी समझ को उसके बारे में आगे बढ़ाना, जैसे कि बहुत सारे ब्रह्मांड के विभिन्न स्रोतों से आने वाले रेडियो संकेतों को अध्ययन करना और उसके बारे में अन्य जानकारी प्रदान करना। ठीक है, इस तरह का इसका उद्देश्य है। और भारत ने भी इस मेगा विकास परियोजना को क्या की है, भागीदारी को मंजूरी दे दी है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। फिर देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के बारे में है। पहला स्टेटमेंट है कि यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्रक उपयोजना है। इस योजना का उद्देश्य हितधारकों के स्व पंजीकरण के माध्यम से असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना है। ये भी सही है, लिखा है इस योजना वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि यह 4 वर्षों की अवधि के लिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जनरली आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ सारी जो योजनाएं होती हैं वो जनरली होती है 5 ईयर के लिए, तो ये हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, 4 ईयर का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 के बारे में क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि नियम सभी प्लास्टिक निर्माताओं के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को अनिवार्य बनाते हैं, ये सही है। फिर लिखा है कि नियमों पर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो याद रखिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध अभी नहीं लगाया गया है, बल्कि इसको कम करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विशेष रुपया वास्त्रो खाता पहल के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि यह भारतीय निर्यातकों को विदेशी मुद्रा के स्थान पर भारतीय रुपयों में भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर है SRVA भारत और अमेरिकी प्रतिबंध वाले देशों के बीच व्यापार समझौतों को सुगम बनाता है, ये बात भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के बारे में। लिखा है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामी क्षेत्र है जो भूवैज्ञानिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फिर भारत के पश्चिमी घाट को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा भारत में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के रूप में कोई स्थल शामिल नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है याद रखिएगा कि वो ओजोन परत पर प्रभाव डालती है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बेसिकली अर्ध दहन, ये बेसिकली क्या होता है, अर्ध दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक टायर जलाया तो उससे क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। ठीक है,
फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदूषकों में से प्रदूषण के प्रमुख मानव जनित स्रोत कौन-कौन से हैं? देखिए औद्योगिक उत्सर्जन मानव जनित स्रोत है, वाहन उत्सर्जन मानव जनित स्रोत है, वनाग्नि मानव जनित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मतलब इसे माना जाता है बेसिकली सामान्यतया वनाग्नि को कि यह एक प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। तो यानी अगर हम थर्ड को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा क्या होगा? 2 ऑप्शन हमारे पास बचेंगे। तो कृषि गतिविधियाँ कौन करता है? मानव करते हैं, प्रकृति थोड़ी करती है। कृषि गतिविधियों के कारण जो उत्सर्जन होगा, प्रदूषण होगा, वह किसके द्वारा हो रहा है? मानव के द्वारा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो याद रखिएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट है प्रदूषकों के संदर्भ में देखिए कि प्राथमिक प्रदूषक बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के सीधे पर्यावरण में उत्सर्जित हो जाते हैं। तो बताइए ये बात सही है? बिल्कुल सही है। फिर द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों के अन्य वायुमंडलीय तत्वों के साथ परस्पर क्रिया से बनते हैं, ये बात भी सही है। फिर भूमंडलीय स्तर पर ओजोन एक प्राथमिक प्रदूषक है। तो याद रखिए ओजोन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, बल्कि ओजोन क्या है? एक द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है? तो एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए लिखा है कौन सा कथन गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण का सही वर्णन करता है? तो गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण क्या होते हैं? यह कृषि अपवाह और शहरी स्टॉर्म वाटर जैसे परिक्षेपित स्रोतों से उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, ठीक है? फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पर्यावरणीय तनाव के लिए पूर्व चेतावनी के रूप में कार्य करती है? तो उभयचर, लाइकेन, माइक्रोशैवाल, ये तीनों ही जो है वो पर्यावरणीय तनाव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के रूप में पार्टिकुलेट मैटर के बारे में एक क्वेश्चन है। लिखा है PM10 कण जो होता है वो PM2.5 कणिकाओं की तुलना में अधिक हानिकारक है क्योंकि वे फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। तो याद रखिएगा फेफड़ों में प्रवेश करता है PM2.5। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा होता है तो ईजिली क्या होता है फेफड़ों में इंटर कर लेता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर देखिए PM10 और PM2.5 दोनों कणिकाएं वाहनों से होने वाले उत्सर्जन औद्योगिक गतिविधियों जैसे स्रोतों से उत्पन्न होती है, ये सही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री प्रदूषण से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट है कि हानिकारक जो शैवाल होते हैं, शैवाल प्रस्फुटन मुख्य रूप से जल निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होते हैं। तो याद रखिएगा कि शैवाल प्रस्फुटन की जो घटना होती है, जब किसी भी जल निकाय में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है उसके कारण ये होता है। फिर है महासागरीय अम्लीकरण मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड एवं मीथेन उत्सर्जन की वृद्धि के कारण होता है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि याद रखिएगा कि महासागर में जो अम्लीकरण होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण के कारण होता है, न कि सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन के कारण, ठीक है? इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि महासागरीय अम्लीकरण का मेन रीज़न ही यही है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। तो ये गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में एक क्वेश्चन है। लिखा है प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट को स्रोत पर ही जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय श्रेणियों के लिए में अलग करना महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा क्या है? लैंडफिल का उपयोग मुख्यतः केवल खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के निपटान के लिए किया जाता है। तो बताइए कॉमन सेंस के हिसाब से तो ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के निपटान के लिए किया जाएगा, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? फिर देखिए जो 3R का सिद्धांत है वो ठोस अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करने के लिए एक प्रमुख रणनीति है। तो देखिए 3R का सिद्धांत क्या होता है? पहला तो होता है रिड्यूस, 3R में होता है पहला रिड्यूस, दूसरा हो जाएगा रीयूज, उसके बाद हो जाएगा रिसाइकल। कभी कभी तो इसका क्रम भी सजाने के लिए आ जाता है। ये हो जाएगा 3R, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा यदि ना पता हो तो। ये सही है और ये सही है, यानी कि 1 और 3 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए कंपोस्ट बनाने के बारे में एक क्वेश्चन है। कंपोस्ट बनाना जो है एक जैविक प्रक्रिया है जो कि जैविक अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित कर देती है, बिल्कुल सही। वर्मी कंपोस्टिंग में अपघटन प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए केंचुओं का उपयोग किया जाता है। फिर कंपोस्ट बनाने से लैंडफिल में जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आती है, ये भी सही है, यानी ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के बारे में क्वेश्चन है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में चिकित्सकीय अपशिष्ट को उत्पादन स्थल पर विशिष्ट रंग के कूटबद्ध श्रेणियों में पृथक करने का आदेश दिया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने
सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के लिए ऑन साइट भस्मक स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में 2 स्टेटमेंट है और उनमें से बताना है कौन सा सही है। देखिए, एनसीएपी यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता को 20 से 30% तक क्या करना था, कम करना था। सही है। वर्ष 2022 में एनसीएपी के लक्ष्य को संशोधित करके 2026 तक पीएम सांद्रता में 50% की कमी कर दी गई है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बेसिकली लक्ष्य ही था 40% कमी का 2026 तक, ठीक है? तो ये लक्ष्य है, ये नहीं, ठीक है? तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए कि इन प्रदूषकों में से कितने भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शामिल हैं। देखिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वायु गुणवत्ता सूचकांक वाला, ये भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये पीसीएस और यूपीएससी में मतलब बहुत बार आ चुका है, ठीक है? तो एक बार देख लीजिए। आपको सिर्फ इसमें यह याद रखना है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, दूसरा मीथेन नहीं है, यानी कि ये दोनों जो हैं ये दोनों नहीं है। ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया है। इसके अलावा 4 और हैं। एक है पार्टिकुलेट मैटर भी है, और उसके बाद सीसा भी है, याद रखिएगा, ठीक है? और उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ठीक है? इसको भी ऐड कर लीजिएगा। और एक है सीसा, ठीक है? याद रखिए, सीसा। ये 4 और हो गए। टोटल कितने हैं? 8। ये भी अगर पूछ दिया गया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषक शामिल हैं, तो याद रखिएगा 8 प्रदूषक शामिल हैं, ठीक है? आई होप आपको क्लियर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच मुख्य रूप से किससे बना है? तो याद रखिए किससे बना है? मछली पकड़ने का सामान और प्लास्टिक का मलबा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए कि जैविक ऑक्सीजन मांग के बारे में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? जैविक ऑक्सीजन मांग जल निकायों में कार्बनिक प्रदूषक या प्रदूषण का एक संकेतक है। फिर उच्च बीओडी स्तर जो है वो बेहतर जल गुणवत्ता का संकेत देते हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो उच्च बीओडी स्तर है वो ये बताते हैं कि जल जो है वो बहुत ही उसकी गुणवत्ता खराब है, ना कि बेहतर है। अगर निम्न बीओडी होता, यहाँ पर लिखा होता निम्न बीओडी, तब यह स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि निम्न बीओडी मतलब उच्च जल स्तर जो है, मतलब सॉरी, उच्च गुणवत्ता वाला जल, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारा गलत हो जाएगा और सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मृत क्षेत्र या फिर डेड जोन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो डेड जोन का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि यह जल का वह क्षेत्र है जिसमें ऑक्सीजन का जो स्तर होता है वो इतना कम हो जाता है जिससे कि अधिकांश समुद्री जीवन के लिए वह रहने योग्य नहीं हो जाता है। जो समुद्री जीव जंतु होते हैं वो भी उसमें नहीं रह पाते हैं, इतना कम ऑक्सीजन हो जाता है डेड जोन में, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि यह शिखर सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया था। तो ये बात गलत है, क्योंकि बेसिकली यह दुबई में आयोजित किया गया था। 2024 में कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नजर डालते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इस शिखर सम्मेलन में लॉजिस्टिक्स में एआई और ब्लॉकचेन के उपयोग पर चर्चा की गई। ये बात बिल्कुल ही सही है। फिर लिखा हुआ है कि शिखर सम्मेलन का जो मतलब मुख्य जो सब्जेक्ट था, इस बार का जो विषय था वो क्या था? कल के अवसरों तक पहुंचने के लिए आज कार्य करना। कितना अच्छा है ये सेंटेंस, मतलब इसको हम अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं अपने एम तक पहुंचने के लिए, ठीक है? देखिए, यानी कि हमारा 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन का सटीक वर्णन करता है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि विश्व भर से भूखमरी और गरीबी को मिटाने के लिए 2024 में रियो डी जेनेरियो में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान एक गठबंधन करना। देखिए, बेसिकली भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक का गठबंधन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऑप्शन नंबर सी, विश्व भर में भूखमरी और गरीबी को मिटाने के लिए 2024 में रियो डी जेनेरियो में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान यह एक गठबंधन बनाया गया था। अब देखिए, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 के बारे में क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार थैलेसेमिया बाल सेवा योजना के लिए दिया गया।
यह पुरस्कार द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया था, जो कि पर्यावरण और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने वाला एक गैर लाभकारी समूह है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त विमोचन 2024 के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उपर्युक्त में से इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है आपदा प्रतिक्रिया में अंतर एजेंसी समन्वय बढ़ाना। बिल्कुल सही। स्वदेशी आपदा प्रक्रिया के दौरान प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन सही। शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना, यह इसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, यानी कि ये गलत, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। बम चक्रवातों और वायुमंडलीय नदियों के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है कि वायुमंडलीय नदियां भारी मात्रा में नमी ले जाने में सक्षम है, जिससे भारी वर्षा होती है। बम चक्रवातों का नाम मौसम के पैटर्न में होने वाले विस्फोटक परिवर्तनों से समानता रखने के कारण रखा गया है। बिल्कुल सही। दोनों घटनाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, तो ये बात गलत है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वायुमंडलीय नदियां और बम चक्रवात केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, और थर्ड को एलिमिनेट करते हैं कॉमन सेंस लगा के, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।